एक बार की बात है, रवि और राकेश गांव के किनारे बनी पुलिया पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रवि राकेश से कहता है, अरे राकेश, तुम्हें पता है आजकल एक नई भूतिया गेम आई है जिसमें सुना है खेलने वाला मर जाता है। तुम भी ना जाने कैसी कैसी बात करने लगते हो कभी कभी रवि। भला ऐसी भी कोई वीडियो गेम होती है क्या? मैं नहीं मानता। तभी वहां उन दोनों का दोस्त उमेश भी आ जाता है और बोलता है, नहीं नहीं राकेश, रवि सही कह रहा है। मैंने भी पढ़ा है अखबारों में इस वीडियो गेम के बारे में। इसे खेलने वाला जिंदा नहीं बचता है, इसीलिए मैंने तो इंटरनेट में सर्च तक नहीं किया इसके बारे में। अगर तुम कह रहे हो तो सही ही कह रहे होगे उमेश। खैर हमें क्या करना, जो कुछ भी हो। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन राकेश के मन ही मन उस मौत की वीडियो गेम के बारे में सोचता रहता है और आधी रात को उठकर बैठ जाता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वीडियो गेम इंसान की जान कैसे ले सकती है? मुझे लगता है ये सब बकवास है। लेकिन राकेश जिज्ञासा के कारण अपना लैपटॉप चालू करके उस गेम के बारे में इंटरनेट में सर्च करने लगता है। लेकिन काफी देर तक उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये सोचकर राकेश हंसने लगता है। देखा, कुछ भी नहीं है। ये दोनों कुछ भी खबर पढ़ और सुन लेते हैं और फिर डरते हैं। आने तो कल उड़ाऊंगा इन दोनों का मजाक। लेकिन तभी एकदम से उसके लैपटॉप की स्क्रीन काली हो जाती है और उस पर एक वार्निंग लिखी आई होती है। ये मौत का वीडियो गेम है, इसको खेलना मना है। खेलने वाले की जान भी जा सकती है। खेलने के लिए एंटर दबाएं। वार्निंग पढ़कर राकेश घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत बांधकर वे एंटर कर देता है। एंटर करते ही उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक खूनी साया आता है जो हंसते हुए कहता है, आओ राकेश, मौत के इस वीडियो गेम में तुम्हारा स्वागत है। तुम आ तो गए हो अपनी मर्जी से, लेकिन अब तुम यहाँ से इस गेम को कंप्लीट किए बिना जा नहीं सकते। खूनी साई की बात सुनकर राकेश घबरा जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है। अरे मर गया रे, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो सचमुच मौत की भूतिया वीडियो गेम है। लोग तो पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, मैंने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। तभी वे खूनी साया राकेश के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुझसे कहा ना राकेश, ये गेम अब तू बंद नहीं कर सकता। तुझे ये खेलना ही होगा, समझे? नहीं तो मैं तेरा शरीर से दिल निकाल लूंगा। खूनी साई की बात सुनकर राकेश घबरा जाता है और लैपटॉप खोल देता है। लैपटॉप के खुलते ही खूनी साया उसके अंदर चला जाता है और अंदर से बोलता है, तुम बहुत ही समझदार हो राकेश, जो एक बार में ही हमारी बात मान गए हो। अब तुम्हें इस वीडियो गेम का पहला लेवल पार करना होगा, जिसके अनुसार तुम्हें बुलाने होंगे भूत। फिर खूनी साया उसे भूत बुलाने की विधि समझा देता है और राकेश भी फर्श पर बैठकर एक चकोर आकृति बनाकर 4 दिए लगाकर भूतों को बुलाने के लिए जाप करने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इंसान से पिशाच बन रहा हूँ, भूत बुला रहा हूँ, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है। ऐसा कहकर राकेश वहां बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्रों की आवाज कमरे से बाहर भी जाने लगती है। आवाज सुनकर उसके माता पिता रघुवीर और ममता बोलते हैं, ये तुम्हारा नकारा लाडला आज रात को फिर से कोई भूतिया फिल्म देख रहा है, फिर रात भर हम दोनों को परेशान करेगा। जाओ उसे रोको, मनूस कहीं का। सुनो जी, ज्यादा हुक्म मत चलाओ। खाली मेरे अकेले का लड़का नहीं है वो, समझे? तुम्हारा भी है। जाओ चुपचाप, नहीं तो झाड़ू ना मैं कमरे में ही रखती हूँ, समझे? ममता को गुस्से में देख रघुवीर वहां से चुपचाप उठता है और राकेश के कमरे में जाता है। कमरे में धुआं ही धुआं भर गया होता है और राकेश बेहोश पड़ा होता है। राकेश के शरीर से खून बह रहा होता है। ममता, ममता जल्दी से यहाँ आओ। देखो राकेश को क्या हो गया, जल्दी आओ। रघुवीर की चीख सुनकर ममता भी घबरा कर राकेश के कमरे में आ जाती है। ये क्या हो गया मेरे लाल को? इतनी खरोंचे, इतना खून कैसे बह रहा है? ये तो कहीं गया भी नहीं आज। ममता की बात सुनकर रघुवीर कहता है, हौसला रखो ममता, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। फिर रघुवीर डॉक्टर को बुलाने चला जाता है और फिर डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर राकेश की मरहम पट्टी कर देता है और रघुवीर से बोलता है, मैंने इसकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन इनका बहुत खून बह गया है। लेकिन इतनी खरोंचों में शरीर से इतना खून नहीं निकलता, पता नहीं क्या हुआ है। आप इनके होश में आने का इंतजार करिए। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। बाप रे, आज तो बच गया। इस राकेश के शरीर में तो खून ही नहीं है, ये तो कोई भूतिया केस लगता है। जैसे ही डॉक्टर अपनी बात खत्म करता है, वहाँ वही खूनी साया आता है और हंसते हुए कहता है, सही कहा डॉक्टर, मेरे सारे शैतानों ने उसके खून से अपनी प्यास बुझाई है, लेकिन तू जाने अनजाने में इस गेम में आ गया है और फाउल कर दिया है। तुझे भी इसका दंड चुकाना होगा।
ऐसा कहकर खूनी साया डॉक्टर को मारकर उसका खून पी जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उधर काफी देर बाद राकेश को होश आता है और वो उठकर बैठ जाता है। ये देखकर ममता खुश हो जाती है और राकेश की तरफ बढ़ती है, लेकिन रघुवीर ममता रोक लेता है और बोलता है, रुक जाओ ममता, ये हमारा राकेश नहीं है। इसकी आंखें देखो, उनमें तो पुतली ही नहीं है। ऐसा तो सिर्फ मरे हुए इंसानों के साथ होता है। कुछ तो गड़बड़ है। रघुवीर की बात सुनकर ममता पीछे हो जाती है और राकेश की आंखों में देखती है। राकेश की आंखों में सचमुच पुतली नहीं होती है। रघुवीर ममता को लेकर बाहर निकल जाता है और कमरे को बंद कर देता है। क्या कह रहे हो रघुवीर? हमारा बेटा अंदर है, वो तकलीफ में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। रघुवीर ममता को समझाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ ममता, लेकिन इस समय वो एक शैतानी चक्कर में फंस गया है और हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें सुबह किसी तांत्रिक से मिलना होगा। फिर रघुवीर और ममता किसी तरह से रात काटते हैं और अगली सुबह राकेश को घर में ही बंद करके एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें राकेश के बारे में बताते हैं। बच्चों, तुम्हारे बेटे पर भूतों का साया आ गया है। वो जो वीडियो गेम है वो भूतों का फैलाया हुआ माया जाल है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और अपनी जान दे बैठते हैं। लेकिन बाबा, इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाए? हमारा बेटा इस वीडियो गेम के अंदर फंस चुका है और हम अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। बेटा, ये वीडियो गेम है ही ऐसी, जो एक बार इसमें फंस गया वो मरने के बाद ही निकल सकता है। हाँ, लेकिन एक रास्ता है। कोई और इस वीडियो गेम को पहले खेलने वाले की जगह खेले तो शायद उसकी जान बच सकती है। साधु बाबा की बात सुनकर रघुवीर और ममता वहां से चले जाते हैं और अपने घर के अंदर पहुंचते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही ममता की चीख निकल जाती है। कई सारे भूत मिलकर राकेश को नोच रहे होते हैं। ये देखकर रघुवीर भूतों को धक्का देता है। हट जाओ दुष्टों, मेरे बेटे के शरीर से दूर हटो। भूत राकेश को छोड़कर रघुवीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहीं काला खूनी साया आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों भी अब इस गेम का हिस्सा हो। मेरे शैतानों को उनका शिकार नहीं करने देने से वो अब तुम दोनों का शिकार करेंगे और फिर तुम दोनों की मौत से ये गेम ओवर हो जाएगी। खूनी साई की बात सुनकर ममता बोलती है, शैतान? मेरे रहते तू और तेरे ये 2 टके के शैतान मेरे पति और बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा इलाज जान गई हूँ। ऐसा कहकर ममता लैपटॉप को उठाती है और किचन में ले जाकर आग लगा देती है। लैपटॉप के जलते ही शैतान गायब होने लगते हैं और खूनी साया हंसते हुए बोलता है, औरत, तूने अपने पति और बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तुझे हमारे साथ जाना होगा क्योंकि कोई और इस गेम को खेल रहा है अब। ऐसा कहकर खूनी साया ममता को पकड़ लेता है। थोड़ी देर में ममता और खूनी साया दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और आज भी राकेश और रघुवीर ममता का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए, लेकिन ममता नहीं आती। देखा बेटा, ये फोन लैपटॉप जितने फायदेमंद है उतने ही नुकसानदायक भी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी ये नहीं समझना चाहती। पता नहीं अब क्या होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं देखूंगा लैपटॉप से, सिर्फ उसमें काम की चीजें देखूंगा। बस माँ वापस आ जाए किसी तरह से। तो चिंता मत कर, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं, मैं माँ को वापस लाने के लिए फिर से इस गेम के अंदर जाऊंगा। फिर वे प्लान बनाते हैं। राकेश अकेले कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और गेम को खोलता है। फिर गेम के खुलते ही एक चुड़ैल बाहर आती है और राकेश को लैपटॉप के अंदर ले जाती है। तू फिर से आ गया, इस बार नहीं बचेगा। राकेश को वहाँ और भी लोग मिलते हैं जो इस लैपटॉप की गेम में फंसे होते हैं। वहीं उसे उसकी माँ भी मिलती है। बेटा, तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ बहुत खतरा है। माँ, तू मेरी चिंता मत कर, मैं इस बार इस गेम को ही खत्म करने आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, ये चुड़ैल रानी है, इसी ने ये गेम बनाई है। ये पहले साधारण औरत थी, इसने ही ये गेम बनाई और एक दिन खेलने लगी और अपनी ही बनाई गेम में फंस गई। तब से ये और लोगों को यहाँ फंसा लेती है और भूख लगने पर उन्हें खाती है। अगर ये मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा और हम सब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तभी वहाँ चुड़ैल रानी सभी भूतों के साथ आ जाती है। मुझे भूख लगी है, आज कौन मरने के लिए तैयार है? इतना बोलकर राकेश चुड़ैल रानी पर गंगा जल डाल देता है और चुड़ैल के मरते ही सब भूत भी जलने लगते हैं और सब लोग लैपटॉप में से बाहर मुक्त होकर आ जाते हैं और अब ये भूतिया गेम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक समय की बात है,
रतनपुर नामक एक गांव में भोला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। भोला की बीवी का नाम सोनिया था। उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम सूरज था और दूसरे बच्चे का नाम रोहन। भोला पेशे से एक किसान था। उसका गांव में ही एक खेत था। वो उस खेत में सब्जियां उगाया करता और उन्हें बेचा करता था। एक बार की बात है, भोला अपनी बीवी से बात करते हुए, अरे सोनिया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ जी? अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, आपको एकदम से क्या हो गया? खेत में नई सब्जियां उगाने का समय आ गया है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर से सब्जियों के बीज ले आएं। और इस बार तो हमें खाद भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए होगी। हर बार हमारी फसल खराब हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। जी आप ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। पर करेंगे भी तो करेंगे क्या? क्यों ना तुम गांव के सुनार से कुछ पैसे उधार ले लो। खेत में हम अच्छी सब्जियां उगाएंगे और धीरे धीरे सुनार के पैसे लौटा देंगे। तुम ठीक कह रही हो सोनिया। इसके अलावा इस समय हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। अगले दिन भोला सुनार के पास जाता है। अरे भोला, तुम आज यहाँ कैसे? बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? भोला के चेहरे पर परेशानी और मायूसी थी। अरे लाला जी, मैं क्या बताऊं, मुझे बस आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। बोलो भोला, क्या हुआ? जी, वो मुझे कुछ पैसे उधार पर चाहिए थे। आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर तुम्हें पैसे के बदले इधर कुछ रखवाना पड़ेगा। ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो बस मेरे खेत के ही कागजात हैं। मैं आपको वो ही दे सकता हूँ। ठीक है, तुम कल वही ले आना, मैं उससे तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। भोला अगले दिन सुनार के पास अपने खेत के कागजात लेकर जाता है और सुनार उसे उसके मनचाहे पैसे दे देता है। तुम ये पैसे ले तो रहे हो, पर तुम्हें इन पैसों का हर महीने ब्याज भी देना पड़ेगा, 5,000 रुपया महीना। ठीक है लाला, मैं आपको हर महीने ब्याज देने आऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौटा दूं। भोला सेठ से पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर जाकर भोला अपनी बीवी सोनिया से बात करते हुए, सोनिया, चलो हम बाजार चलें और अपने खेत में फसल उगाने के लिए सामान लेकर आए। सोनिया भी भोला के साथ तैयार होकर बाजार जाने के लिए चल देती है। कुछ ही देर बाद भोला और सोनिया बाजार से अपने खेत में सब्जियां उगाने के लिए बीज और खाद और सारा सामान ले आते हैं। सोनिया, चलो खेत में काम पर लग जाते हैं। इस बार तो हमें डबल मेहनत करनी होगी। हमें इस बार ब्याज भी देना है और अपने खेत के कागजात भी सुनार से वापस लाने हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो हम जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। सोनिया और भोला बिना आराम के अपने खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। सोनिया और भोला मेहनत तो कर रहे थे, परंतु उन्हें क्या पता था इस बार मौसम उनका साथ नहीं देगा। एक तरफ भोला और सोनिया लाला से पैसे लेकर अपने खेत में फसल लगा रहे थे। तो इस बार मौसम इतना खराब हो गया कि इतनी बारिश हुई कि उनकी सारी की सारी फसलें खराब हो गई। भोला अपने खेत की खराब फसलें देखकर बहुत परेशान हो गया। सोनिया, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी की सारी फसल खराब हो गई है। हमें लाला को ब्याज भी देना होगा, वो बिना ब्याज के कहाँ मानेगा? भोला भी बेचारा परेशान हो जाता है और वो लाला के पास जाता है और अपना ब्याज माफ करने को बोलता है। तुम कैसी बात कर रहे हो भोला? ये सुनार की दुकान तो मैंने बस ऐसे ही खोली हुई है। मेरा असली धंधा तो ब्याज से ही आता है। मैं तुम्हारा ब्याज माफ नहीं कर सकता। ब्याज तो तुम्हें किसी भी कीमत पर देना ही पड़ेगा। भोला ये सुनकर बहुत मायूस हो जाता है। देखते ही देखते भोला का ब्याज इतना बढ़ जाता है कि लाला के पैसे नहीं दे पाता और लाला उसका खेत हड़प लेता है। सोनिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम क्या ही काम धंधा करेंगे? तुम सही कह रहे हो, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें शहर जाकर कोई काम।
भोला और सोनिया अपने परिवार के साथ शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शहर जाकर भोला को रिक्शे का काम मिल जाता है। भोला अब रिक्शे वाला बन जाता है। भोला बेचारा दिन रात बारिश में रिक्शा धोता और कुछ पैसे कमाता। एक दिन भोला के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारे गरीब भोला के पास तो उतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। जी, हमारे मुन्ने की तबीयत बहुत खराब है, बताओ हम क्या करें। घर में तो थोड़े बहुत भी पैसे नहीं है कि हम उसका इलाज करवा सके। मायूस भोला आखिरकार इस बात का जवाब भी देता तो क्या ही देता। तुम चिंता मत करो सोनिया, आज मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और शाम तक ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा ताकि हम अपने मुन्ने का जल्द से जल्द इलाज करवा सकें। भोला बिना कुछ खाए पिए मायूस होकर अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ता है। तभी वो एक सज्जन आदमी जल्दी में होता है। अरे भैया, मुझे मार्केट तक जाना है, कितने पैसे लोगे? भैया बस 10 रुपया। ठीक है। आदमी फटाफट से भोला के रिक्शे में बैठ जाता है। आदमी भोला को पैसे पकड़ाता है और चला जाता है। उस सज्जन के जाने के बाद भोला देखता है कि वो आदमी अपना एक बैग तो रिक्शे में ही भूल गया है। ओफो, ये भाई साहब तो अपना बैग रिक्शे में ही भूल गए हैं। अब मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगा? भोला बेचारा अपनी ईमानदारी का पक्का था, वो उधर ही खड़ा रहता है। ये भैया आएंगे जरूर, ये जल्दी में थे इसीलिए इनका बैग छूट गया है। मुझे पूरी उम्मीद है भैया आएंगे। एक तरफ बेचारे भोला ने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो आज ज्यादा पैसे कमा कर लाएगा, और दूसरी तरफ बेचारा भोला उस आदमी का बैग लौटाने के चक्कर में फंस जाता है और वो वहीं खड़ा रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। आज तो मेरी कुछ कमाई नहीं हुई है। मैं सोनिया को वादा करके आया था कि आज मैं ज्यादा पैसे कमा कर लाऊंगा, पर आज तो बस 10 रुपया ही कमा पाया हूँ सारे दिन के। मैं कैसे इस 10 रुपए में अपने मुन्ने का इलाज करवा पाऊंगा? कैसे इलाज करवा पाऊंगा अपने मुन्ने का? भोला बहुत रोता है। तभी वो आदमी भोला को ढूंढता हुआ उसी जगह आ पहुंचता है। वो भोला को देखकर बहुत खुश हो जाता है, परंतु भोला रो रहा होता है। अरे वाह भैया, तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं अपना बैग रिक्शे में भूल गया था। हाँ भैया, आप अपना बैग भूल गए थे। मैं सुबह से आपके ही चक्कर में यहाँ खड़ा हूँ ताकि मैं आपको आपका बैग लौटा सकूं। वो आदमी भोला की ईमानदारी देखकर भौचक्का हो जाता है। मैं हैरान हूँ कि आज भी इस समय में इतने ईमानदार लोग हैं। ये बताओ भैया, तुम रो क्यों रहे थे? भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे बोलो बोलो, तुम गंभीर स्थिति में लग रहे हो। भोला उस आदमी को रोते रोते सारी बात बताता है। भैया, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। हमारे घर में उसकी दवाई गोली तक के पैसे नहीं है। मैं आज अपनी बीवी से वादा करके घर से निकला था कि आज मैं डबल मेहनत करूंगा और शाम तक कितने पैसे ले आऊंगा कि उसका इलाज हो जाए, पर आप अपना बैग भूल गए थे रिक्शे में। आपको बैग लौटाने के चक्कर में मैं यहाँ सुबह से खड़ा रहा। रात होने को आई है, मेरी आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। आपने जो 10 रुपया दिया था, बस वही पैसे हैं मेरे पास। मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? कैसे? आदमी भोला की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अरे तुम चिंता मत करो भोला, ये लो 2000 रुपए। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। तुमने मेरे बैग के चक्कर में सुबह से रात कर दी। अरे अरे नहीं भैया, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। इतने पैसे नहीं चाहिए मुझे। अरे कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो और अपने बच्चों को खाना खिलाओ और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाओ। आदमी भोला को पैसे थमा देता है। भोला भी उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। भोला और सोनिया हॉस्पिटल जाकर अपने मुन्ने का इलाज करवाते हैं और उनका मुन्ना ठीक हो जाता है।